कल सिलेबस डिस्कस कर लिया था हमने, है ना। चलो, आपने वो लिख लिया होगा प्रॉपर तरीके से। नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाने हैं सारे, ठीक है ना, ठीक तरीके से लिखना है। अपने एग्ज़ाम तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम तक पढ़ने का मतलब कि मतलब 15 दिन जब बचेंगे तो जब तक पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये टारगेट नहीं करके पढ़ाऊंगा कि अगले 1 महीने 1.5 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है। मैं ये टारगेट करके पढ़ाऊंगा कि एग्ज़ाम के 15 दिन तक कंप्लीट करना है। समझ में आ गई बात। तो 2.5 महीना 3 महीना जितना भी समय है उतना चलता रहेगा, ठीक है। और शनिवार को या फिर रविवार को एक दिन हम करंट अफेयर्स की क्लास ले लिया करेंगे। और शनिवार रविवार को करंट अफेयर जिस दिन क्लास लगेगी उस दिन लंबी क्लास लगेगी, ठीक है ना। क्वेश्चंस ला करके मैं टिक नहीं करवाऊंगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। ऐसा नहीं करूंगा कि मैं क्वेश्चन लाऊंगा करंट अफेयर की और आपको टिक लगवा दूंगा, ये करंट अफेयर हो गया, ये क्वेश्चन ले जाओ। ऐसा नहीं करेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। जो भी करंट में चर्चा रहेगी, जैसे मान लो कि अभी इराक ने समलैंगिक जो विवाह है उसके ऊपर बैन लगा दिया कानून बना करके, ठीक है। तो उसको पूरा डिटेल से चर्चा कर लेंगे। अभी हाल ही में केरल के अंदर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट स्थापित अदानी समूह ने किया है। शिपिंग जो मंत्रालय है उसने उसको मंजूरी दी है। तो वो फिर अपने पूरी डिटेल एनालाइज करेंगे, उसकी लोकेशन क्या है, उससे संबंधित और कोई तथ्य है ना। या त्रिशूर महोत्सव अभी उत्सव केरल के अंदर मनाया गया है। तो इस तरीके से फिर जब अपन कोई टॉपिक को लेंगे करंट का ना, तो फिर उसको डिटेल एनालाइज करेंगे, समझे कि नहीं समझे। ताकि अगर टफ से टफ क्वेश्चन आए तो भी आप उसको ठीक करने की स्थिति में रहें, ठीक है ना। तो ये बात है। तो आज नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं। और पहला टॉपिक मैंने आपको क्या लिखवाया था, भूगोल एक सामान्य परिचय। हमने अवस्थिति को पढ़ा। वो अवस्थिति मैंने इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, ये इस महाद्वीप में है, इस महासागर में ना, तो तुम्हारे माइंड में एक मैप बन जाएगी, माइंड में मैप रहे कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ उत्तरी अमेरिका का संबंध इससे है, दक्षिण अमेरिका का इससे है। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में क्या किया कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक लोकेशन बता दी दुनिया के अंदर महाद्वीपों की और दुनिया में महासागरों की। तो वो एक बिल्कुल सामान्य प्रश्न था। अब हम शुरू करते हैं भूगोल एक सामान्य परिचय टॉपिक से, ठीक है ना। तो आप हेडिंग लिखें, भूगोल एक सामान्य परिचय, ऐसे करके आप लिखो। और इसमें हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी को लेकर के किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा, क्या क्या परिभाषाएं दी, शब्द किससे बना है ना। तो एक टॉपिक आप लिखो आज का, भूगोल एक सामान्य परिचय। भूगोल एक सामान्य परिचय, भूगोल एक सामान्य परिचय। ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन। कलर चेंज करना है पीछे का, दूसरा कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये ठीक है। हाँ, क्या करना है। ध्यान रखें कि मैं मैडम नहीं हूं, मैं मास्टर हूं, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा मजे लेने की आवश्यकता, समझ में आ गई बात। इसलिए तुम्हारे बैच में एक भी मैडम नहीं लगाई जाएगी, है ना। तुम जीने थोड़ी दोगे, है कि नहीं। तो अमृता मैम की क्लास इसलिए आपको ऑनलाइन मिलेंगी, ठीक है ना, ताकि वो सुरक्षित तरीके से अपनी क्लास ले सकें। नहीं तो तुम तो ऐसे पूछते ही रहोगे, बार बार परेशान करते रहोगे, ठीक है। कलर वगैरह ये लाइव हो गया क्लास, ठीक। तो भाई सबसे पहले तो एक बात समझो, क्लास 11 के अंदर मैंने आपको एक बात पहले भी कह दी थी, एक बार मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि हमेशा एनडीए के जो पेपर आए अब तक, उन सब पेपरों में एक ट्रेंड रहा कि अक्सर ऐसा होता था कि क्लास 11 की एनसीईआरटी से अधिकांश क्वेश्चन लगभग वहीं से सीधे सीधे मिल जाते थे। परंतु इस बार थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं, थोड़ी चीज़ें बदली हैं कि अब सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बहुत कम मिलेंगे। और हमें करना क्या पड़ेगा ना कि बेस तो वही रखना पड़ेगा भाई, बेस तो एनसीईआरटी रखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को बेस रखते हुए और हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्या पढ़ें, एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ें। भाई भूकंप के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भूकंप के बारे में जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है उतना तो पढ़ना है ही है। उसके अलावा कुछ मैं अपने स्तर पर नई चीज़ें उसमें ऐड करवाऊंगा जो कि संभावना रहेगी कि आपके पेपर में पूछ सकता है। मेरी बात सबको क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट तो नहीं इस बात में। चलिए अब एक बात तो ये होगी,
अब क्लास 11 की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें भूगोल की एक सामान्य परिचय दिया हुआ है। तो उस सामान्य परिचय को पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि भूगोल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। हो सकता है आज की क्लास में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आए, अट्रैक्टिव नहीं लगे, क्योंकि कुछ थ्योरी ऐसी है, इस प्रकार की मैप नहीं है, कोई डायग्राम्स नहीं आएंगे, केवल थ्योरी है ना, डेफिनेशन लिखनी है, ये सब इससे बना। लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब मैप सेक्शन शुरू होगा, डायग्राम्स बनेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ज्योग्राफी पढ़ के। और यहाँ पुराने विद्यार्थी बैठे हैं कुछ, कितने लोग हैं जो पहले बैच में पढ़े थे? एक तो ये लाडो है, एक वो लड़का है, ये 5-4 विद्यार्थी है ना। एक वो देखो वो बैठा, तू वहाँ कहाँ बैठने लग गया, आगे बैठा कर तू तो, है ना। अच्छा जगह नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल ऐसा लास्ट में महसूस होगा कि आपका सबसे जीएस के अंदर सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगेगा? आपको ज्योग्राफी लगेगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इस स्तर पर आपको तैयार कर दें, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कुछ विद्वानों ने ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या डेफिनेशंस दी, क्या क्या परिभाषाएं दी। बेटा बड़ा मजा ले रहा है ना, मैं ध्यान रखता हूँ एक एक बच्चे पर, है ना। तो सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं, एक विद्वान आते हैं, और उनका नाम है टोलमी। क्या नाम है उनका? आपने नाम सुना होगा। टोलमी ही पहले व्यक्ति थे, और इन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। क्या कहा था? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, है ना। अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। और कहा कि सारे की सारी जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, वो सब पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसने कहा कैसे? तो बोल देख सूर्य इधर से आता है, इधर चला जाता है ना, चक्कर लगा रहे ना। बोल देख चंद्रमा ऐसे आता है, चक्कर लगाता है। तो बोले बात सही तो है यार। और बोले अगर पृथ्वी अगर स्थिर नहीं होती, अगर पृथ्वी घूमती, तो बताओ हम हिलते कि नहीं हिलते, है ना। तो टोलमी ने समझा दिया लोगों को, और लोगों ने समझ लिया कि हाँ भाई पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। वो व्यक्ति हैं टोलमी। तो प्रसिद्ध विद्वान है, और दो विद्वानों की जो है परिभाषाएं, रिचर्ड हार्टसॉन का नाम देकर के एक परिभाषा दे रखी है एनसीईआरटी 11 में। लेकिन हम दो ना पढ़ के और 4-5 परिभाषाएं पढ़ेंगे कि 4-5 अलग अलग विद्वानों ने भूगोल को कैसे डिफाइन किया, कि भूगोल वास्तव में है क्या। तो इनका टोलमी का एक कथन बहुत फेमस है, और टोलमी ने कहा कि भूगोल एक ऐसा आभामय विज्ञान है जो हमें पृथ्वी की स्वर्ग में झलक को दिखाता है, ठीक है ना। कि अगर हमें देखें कि पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग कहाँ पर है, तो उसको दिखाने का काम कौन करेगा? ज्योग्राफी। ऐसा क्यों कहा होगा? ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि ज्योग्राफी के अंतर्गत ये कहना चाहते हैं कि हम पृथ्वी की जितनी भी विविधताएं हैं उनका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि जो भूगोल है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने का आभामय विज्ञान है। तो एक सबसे पहली परिभाषा टोलमी की है। कैसा प्रश्न पूछ सकता है? आज तक एनडीए ने यह प्रश्न नहीं पूछा है, भविष्य में संभावना है नहीं पूछे, लेकिन अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे, है कि नहीं ये बात। इसलिए फिर भी इसको लिखना है, इन 4-5 परिभाषाओं को। अगर कभी ऐसा आता है कि ये स्टेटमेंट लिख दे और कह दे कि निम्न में से किस विद्वान का ये कथन है, तो ऐसा अगर पूछें तो फिर ये बात किसने बोली है? टोलमी ने। तो आप एक बार सारे बच्चे लिखो, इसको लिखो। अच्छा, इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे कितने? केवल जो प्योर इंग्लिश, मतलब लगभग 20-25% इंग्लिश वाले ना, बाकी सब हिंदी वाले अपने जैसे हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे कैसे लिखो, लिखो। टोलमी के शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ टोलमी, टोलमी के शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ टोलमी, टोलमी के शब्दों में इन्वर्टेड कोमा शुरू कर लेना। भूगोल पृथ्वी की, भूगोल पृथ्वी की, भूगोल पृथ्वी की, ज्योग्राफी इज द, भूगोल पृथ्वी की झलक को, झलक को स्वर्ग में देखने वाला, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, स्वर्ग में देखने वाला, देखने वाला आभा में विज्ञान है, आभा में विज्ञान है, आभा में विज्ञान है। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इंग्लिश वाले बच्चे लिख दो। इन द वर्ड्स ऑफ टोलमी, ज्योग्राफी इज द ल्यूमिनस साइंस, हाँ, इन द वर्ड्स ऑफ टोलमी, ज्योग्राफी इज द ल्यूमिनस साइंस
that sees the glimpse of earth, the glimpse of earth, glimpse of earth in heaven, heaven. Geography is the luminous science that sees the glimpse of earth in heaven. ठीक है, लिखा। फिर एक और व्यक्ति आते हैं, और एक व्यक्ति आते हैं रिचर्ड हार्टसॉन। कौन आते हैं? रिचर्ड हार्टसॉन। कौन, बोला करो भाई साथ साथ, कौन आते हैं? रिचर्ड हार्टसॉन। और रिचर्ड हार्टसॉन कहते हैं कि भूगोल का उद्देश्य, द पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, द एम ऑफ ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है? तो रिचर्ड सोर्न अपने शब्दों में कहते हैं, अपने वर्ड्स में कहते हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उनका वर्णन करना और उनकी व्याख्या करना। जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसे अगर हम बात करें तो अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी कैसे है? किसी रीजन में माउंटेन्स है, किसी रीजन में प्लेट्यू है, किसी के अंदर प्लेन है, किसी के अंदर रिफ्ट वैली है, किसी कहीं पर रिवर्स फ्लो कर रही है, कहीं पर लेक्स हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी डाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर मिलती है, और ज्योग्राफी के अंतर्गत उन सभी डाइवर्सिटीज़ की स्टडी की जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा बोलते हैं रिचर्ड हार्टसॉन। कौन बोलते हैं? रिचर्ड हार्टसॉन। तो आप दूसरा आप लाइन लिखो, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो इसमें लिखो रिचर्ड हार्टसॉन के शब्दों में, रिचर्ड हार्टसॉन के शब्दों में, हार्टसॉन के शब्दों में, रिचर्ड हार्टसॉन के शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ रिचर्ड हार्टसॉन, रिचर्ड हार्टसॉन, इन द वर्ड्स ऑफ रिचर्ड हार्टसॉन क्या कहते हैं? ये कहते हैं भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य, द एम ऑफ ज्योग्राफी इज टू, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक, धरातल की प्रादेशिक, प्रादेशिक मतलब रीजनल, प्रादेशिक, धरातल की प्रादेशिक, प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन, प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन, भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, व्याख्या करना है, का वर्णन एवं व्याख्या करना है ना, का वर्णन एवं व्याख्या करना है। इन द वर्ड्स ऑफ रिचर्ड हार्टसॉन, द एम ऑफ ज्योग्राफी इज टू, द एम ऑफ ज्योग्राफी इज टू, is to describe and explain, describe and explain the regional differences, या रीजनल डाइवर्सिटी है ना, द रीजनल डिफरेंसेज, रीजनल डिफरेंसेज ऑफ द सरफेस, ऑफ द सरफेस। ये अंग्रेजी वाले बच्चे लिख दो, ऑफ द सरफेस। इंग्लिश वाले बच्चे लिख दो। बताओ रिचर्ड हार्टसॉन क्या कहते हैं? बोलो एक बार, बोर्ड पर देख के बोलो। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक का भिन्नता का वर्णन और व्याख्या, प्रादेशिक भिन्नता का वर्णन और व्याख्या, कि किसी क्षेत्र में प्रादेशिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे बिहार, तो बिहार की जो भूमि है ये एक प्रदेश है। अब इसके अंदर क्या क्या डाइवर्सिटीज मिलती हैं, क्या क्या डिफरेंसेज है अलग अलग लैंडफॉर्म में, उनका क्या करना है? वर्णन हमें बताना है कि ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और हमें उनका एक्सप्लेनेशन करना है। इसका मतलब हमें बताना है कि इनका निर्माण कैसे हुआ या कैसे ये प्रभावित होते हैं किन किन कारकों से या फैक्टर से। तो यही क्या है?
ज्योग्राफी। ये कौन कह रहा है? ये रिचर्ड हार्टसॉन कह रहा है ना। मैं ये इसलिए लेके आया हूँ कि इनके शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये के शब्द बोले हैं और वो के वो शब्द हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, कोई डाउट हो ना तो लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। और फिर आप मुझे लास्ट में दे देना, फिर एक बार में करवा देंगे। ये क्लास ना लाइव तुम्हारी ऑफलाइन और ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज़ सर थोड़ा वॉइस शायद बढ़ाइए। वॉइस सही तो है आवाज़, है ना। तो बावड़े हैं ये तो ऑनलाइन वाले तो ना। असली बच्चे वो होते हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं। सही बात है ना। ऑनलाइन तो पढ़ाई थोड़ी होती है, ऑनलाइन में टाइम पास। बताओ इतने कमेंट लिख रहे हैं, तुम लोग लिख के दिखाओ ना एक बार कमेंट, एक आधा कोई, है ना, है कि नहीं। तो अनुशासन तो ऑफलाइन में ही रहता है। कुछ भी लिखते हैं, एक लिख रहे हैं चेंज द बैकग्राउंड ब्लैक, कलर चेंज करो, डेली क्लास चलेगी, हरे कृष्णा हरे राम। क्लास में करके दिखाओ एक बार ऑफलाइन में। एक और विद्वान आते हैं और इनका नाम है अल्फ्रेड हैटनर। क्या नाम आता है? अल्फ्रेड हैटनर। तो अगला लिखो, अल्फ्रेड हैटनर के शब्दों में, अल्फ्रेड हैटनर के शब्दों में, हैटनर के शब्दों में, अल्फ्रेड हैटनर के शब्दों में। ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ना वो प्लीज थोड़ा सा मर्यादा बनाए रखें। और ऑफलाइन में ज़्यादा बच्चे इसलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो सिंसियरली पढ़ते हैं बैठ करके आराम से, है ना। तो आप अपने मोबाइल को दूर रख दें और दूर रख के उसमें से फिर जो है देख कर लिखें, बातें नहीं करें। आवाज़ की क्या दिक्कत है? देखो ना आवाज़ में यार हमेशा रोड़ा रहता है कुछ ना कुछ। अब सही है, उसको चला के मोबाइल में देखो एक बार, कोई दिक्कत है क्या? और फिर सही है तो फिर ब्लॉक कर दो 10-20 को एक साथ उठा करके। लिखो, भूगोल धरातल के, भूगोल इनवर्टेड कॉमा में लिख देना, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, भूगोल धरातल के, धरातल के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित, कारणात्मक रूप से संबंधित, कारण रीजन है ना, कारणात्मक रूप से लिख दो एक बार फिर इसको समझते हैं। कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में, से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, भिन्नता का अध्ययन करता है, भिन्नता का अध्ययन करता है। तो अंग्रेजी वाले दो, इन द वर्ड्स ऑफ अल्फ्रेड हैटनर, in the words of Alfred Heitner, the differences of phenomena usually, the differences, the differences of phenomena usually related to, related in different parts of earth surface, different parts of earth surface। ये लिख दो आप एक बार। हो गया सबका? किसी का ऐसा नहीं लग रहा है ना मैं कॉपी से लिखवा रहा हूँ? ऐसा नहीं सोचना है ना, तुम चूजे हो छोटे छोटे अभी, है ना, बच्चे हो बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारे मन में ऐसा आ सकता है कि नहीं? हट जाएंगे ये लोग। और कुछ करना है जनाब? नहीं, ऐसा मत सोचना प्लीज़, है ना, थोड़ा सा। तो डेफिनेशन से तो मैं देख के लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है।
लिख लिया सबने? अब एक बार प्लीज थोड़ा देखो कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भाग, जो हमारा अर्थ सरफेस है, उसके अलग अलग हिस्सों के अंदर कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन, कि भाई ये जो डाइवर्सिटी आई ये किन किन कारणों की वजह से आई, उसकी स्टडी करना, यही क्या है? ज्योग्राफी। ओवरऑल बात ये है कि सारे लोग एक ही बात कहना चाहते हैं कि अर्थ सरफेस की स्टडी ही क्या है? ज्योग्राफी। समझ में आई बात? लेकिन जो मॉडर्न ज्योग्राफी है वो ये कहता है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। मानव प्रकृति को क्या करता है? प्रभावित करता है, और प्रकृति किसको प्रभावित करती है? मानव को। मानव ने CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, उसके परिणाम स्वरूप, और दुबई के अंदर अभी हाल ही में बाढ़ की घटना, राजस्थान के अंदर जमीन का धंसना, अभी कल परसों अमेरिका के अंदर भयानक साइक्लोन्स का बनना, वो टोर्नेडो आना, ये सब क्या है? यही तो है। लगातार हिंद महासागर के अंदर इंडियन ओशियन का टेम्परेचर इंक्रीज होना, दुनिया भर के जीवों का मरना, कोरल रीफ्स का नष्ट हो जाना, है कि नहीं है? और जो विभिन्न प्रकार के जीव सागर के अंदर रहते हैं, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, अगर वो जीव समाप्त हो जाएंगे तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ कौन उसका अवशोषण करेगा? और जब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं होगा तो अब समझो उसके क्या भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे, है कि नहीं है? तो मानव पहले किसको प्रभावित कर रहे हैं? प्रकृति को, और फिर प्रकृति किसको करेगी? मानव। इसे ये जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है ज्योग्राफी के अंदर। आई बात समझ में कुछ? चलो एक और स्कॉलर है, उनका नाम लिखो, लिखो कार्ल रिटर। कार्ल रिटर लिखो। कार्ल रिटर के शब्दों में, कार्ल रिटर के शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, कार्ल रिटर के शब्दों में, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का या पृथ्वी तल का, पृथ्वी तल का अध्ययन है। ये बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है कार्ल रिटर के। अध्ययन है कोमा करके जो मानव का घर है, जो मानव का निवास घर है, जो मानव का निवास घर है, जो मानव का निवास घर है, मानव का निवास घर है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है इनकी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। हो सकता है अगर आपसे इनमें से पूछे तो सबसे ज्यादा संभावना किसकी पूछने की है? कार्ल रिटर के। अंग्रेजी वाले लिखो, फिर बात करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, द एम ऑफ ज्योग्राफी, एम की बजाय पर्पज भी लिख सकते हो। द पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, एम ऑफ ज्योग्राफी is the study of the earth, study of earth's surface, earth's surface which is the home of man, a human, which is the home of, which is the home of human, which is the home of human। देखो which is the home of human, बताओ लिखा सबने? सरल नहीं ये बात तो। देखो क्या कह रहा है, भूगोल का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी तल का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस। क्या है ये? मानव का घर है, मानव का घर है ना, इस सरफेस के ऊपर तुम रहते हैं और इसी का अध्ययन करना है। ये बात कौन कह रहा है? कार्ल रिटर कह रहे हैं। ये कार्ल रिटर कह रहे हैं।
और लिखो, एक दो और लिखवा दूं? थक तो नहीं गए हो ना? पक्का नहीं थके हो? एक एक चाय हो जाए। हाँ, चाय का मुंह देखो तुम्हारा एक बार। एक चाय मंगवा दो, एक एक समोसा मंगवा दो सब बच्चों के लिए। और क्या क्या लोगे बताओ? जलेबी, जलेबी। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक। और क्या? पेस्ट्री। क्या मंगवाना? स्टिंग, स्टिंग मंगवानी। ताड़ी, ताड़ी मंगवा देते हैं। ताड़ी मंगवा दे? नहीं, वो सबसे बढ़िया है ना, खजूर वाली होती, किसकी होती है? किससे बनती है ताड़ी? हैं? ताड़ी पियोगे? मुर्गा बनाओ इन सबको बाहर ले चल के, पढ़ाई बाद में करें। हैं? नहीं, जो ताड़ी पिएगा उसको, है ना। लिखो आगे, लिखो। अच्छा, द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। क्यों कहा जाता है? देखो, हम तो ऐसे फादर तो ज्योग्राफी का हम इसको कह सकते हैं, टोलमी को कह लो, किसी को भी कह लो फादर तो। लेकिन मॉडर्न ज्योग्राफी, तो ये मॉडर्न ज्योग्राफी ना केवल आधारित है अनुमानों के ऊपर, ना केवल आधारित है परीक्षणों पर, जबकि यह आधारित है वैज्ञानिक सिद्धांतों पर। किस पर आधारित है? एक विद्वान कहता है कि पृथ्वी में नीचे की तरफ जब हम चलना शुरू करते हैं तो तापमान में वृद्धि होती। ये उसका स्टडी था, अध्ययन था, कि उसने खुदाई करके देखी, 1 किलोमीटर नीचे गया, उसने देखा यार तापमान बहुत बढ़ गया, और उसने पाया कि 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। और अब उसने अनुमान लगाया कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी के केंद्र तक तापमान बहुत उच्च होगा, और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए, क्योंकि इतना तापमान होगा कि आंतरिक चट्टानें पिघल जाएंगी। बात समझे कि नहीं समझे? ये उसका परीक्षण था, उसने परीक्षण करके देखा ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन थी उसकी, कि उसने देखा कि तापमान बढ़ता है। अब उसने एक जो है अवधारणा विकसित करी, हाइपोथेसिस विकसित किया, और उसने कहा कि भाई इतना तापमान अगर बढ़ता है तो केंद्र में जरूर चट्टानें ठोस नहीं मिलेंगी, वो द्रव अवस्था में मिलेंगी, पिघली हुई अवस्था में मिलेंगी, ये उसने कहा। लेकिन मॉडर्न ज्योग्राफी कहता है कि नहीं, भूकंपीय तरंगों का स्टडी करेंगे, सिस्मिक वेव्स की स्टडी करेंगे। और सिस्मिक वेव्स की स्टडी करने के बाद में उस व्यक्ति ने पाया, उस विद्वान ने पाया, स्कॉलर ने पाया कि ना, पृथ्वी का जो कोर है, वो कोर का जो सबसे अंदर का कोर है वो तो सॉलिड है। तो ये जो स्टडी आई, ये जो बात आई निकलकर, ये किस पर आधारित है? वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, साइंटिफिक है ये बात। तो सबसे पहली बार या इन दुनिया में ज्योग्राफी का जब डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो वैज्ञानिक आधार अगर किसी ने प्रदान किया भूगोल में, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इसी वजह से अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर हुई बात? क्योंकि भूगोल के जो या ज्योग्राफी है, इसकी जो अप्रोच है, इस अप्रोच में साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करने का काम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया, इसलिए हम्बोल्ट को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। आई बात समझ में? क्षोभ मंडल से सब ऊपर नहीं, पक्का ऐसा नहीं हो रहा है ना? ये नहीं होना चाहिए ना, ये विनाश का कारण बन सकता है ना। कहानी सुनी होगी ना आपने भस्मासुर की। एक राक्षस था भस्मासुर, भगवान शिव की तपस्या करी भाई, और भगवान शिव प्रकट हो गए खुश होकर। तो बोल बता क्या फल चाहिए? तो बोल साहब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप तो ये वरदान दे दो कि मैं जिसके ऊपर हाथ फेर दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव इमोशनल हो गए, वादा कर चुके हैं, और भगवान शिव ने कहा कि तथास्तु। भस्मासुर बोला एक बार आओ, चेक करूंगा, टेस्ट भी तो करेगा कहीं पर कि वरदान हुआ कि नहीं साहब वो। अब भगवान शिव टेंशन में आ गए, यार ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। भगवान शिव आगे आगे और भस्मासुर हाथ ऐसे करके पीछे पीछे। अब ऊपर जो बैठे थे ब्रह्मा जी विष्णु सब चिंता में आ गए, बोले यार ये तो सत्यानाश करवाई गई, तो ये भगवान शिव को ही निपटा देगा, अभी हाथ फेरेगा
और नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर भगवान विष्णु मोहिनी का रूप रख के, मोहिनी दुनिया प्राचीन काल से पागल है ना मोहिनियों के पीछे, तो मोहिनी का रूप धर के बड़ी सुंदर एक राजकुमारी का रूप रखे और भगवान विष्णु घूमते 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 भस्मासुर के आसपास आए और भस्मासुर देख करके भूल गया, वो तो इतनी सुंदर लड़की देखी पहली बार। भस्मासुर तो पागल हो बावड़ा हो गया उसके पीछे। अब मोहिनी भाई साहब नाचे और मोहिनी जैसे जैसे नाचे वैसे वैसे भस्मासुर नाचे और कई देर नचा के भस्मासुर को, और मोहिनी ने ऐसे हाथ मारा ऐसे, है ना। भस्मासुर को कहाँ दिमाग ठिकाने था उसका ना, किसी का ही नहीं रहा आज तक दिमाग ठिकाने, है ना। और भस्मासुर ने भी मोहिनी के देह से हाथ मारा और भस्मासुर क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये कहानी प्रचलित है काफी। तो इस तरीके से दो चीजों का ध्यान रखना है, पढ़ाया हुआ एक तो ऊपर से नहीं जाना चाहिए और एक मोहिनियों के पीछे पागल नहीं होना है किसी को, है ना। ये दो चीजें। अरे लड़कियां भी ध्यान रखें, ये भी मोहित हैं, है ना सारे, तो कोई इस तरीके की चीजें सामने नहीं आए, है ना। तो सब समझ में आ रहा है ना। एक हम्बोल्ट की डेफिनेशन लिख लो, फिर कुछ और बातें करेंगे आगे, ठीक है। तो लिखो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के शब्दों में, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के शब्दों में, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ एवी हम्बोल्ट भी लिख सकते हो, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एक लड़का कह रहा है माय नेम इज मोहित, इसे जरूर बच के रहना है ना। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के शब्दों में, भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। मतलब इन्होंने मानव को शामिल इसमें नहीं किया। भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, अध्ययन से संबंधित है। ज्योग्राफी इज द रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर। इन द वर्ड्स ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ज्योग्राफी इज द रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर। मतलब ये केवल और केवल किसको शामिल कर रहे हैं, प्रकृति का अध्ययन ही क्या है, भूगोल। प्रकृति का अध्ययन ही भूगोल है। ये कौन कहते हैं, हम्बोल्ट कहते हैं। और मैं आपको एक अंतिम डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है ना। परेशान नहीं होना यार, मुझे लग रहा है तुम दुखी हो गए ना कि मास्टर इतनी डेफिनेशन लिखवा रहा है। एक लिखो, लिखो बैराज के शब्दों में, बैरोज के शब्दों में, बैरोज के शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ बैरोज शब्दों में, इन द वर्ड्स ऑफ बैरोज। भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य, ये महत्वपूर्ण भाई, भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य, मुख्य रूप से मनुष्य, भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उनके प्राकृतिक पर्यावरण और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, और उनके प्राकृतिक पर्यावरण और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है, के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है, के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है, के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। तो आप लिखो, अंग्रेजी वाले बच्चे लिखो, ज्योग्राफी मेनली एक्सप्लेन द, ज्योग्राफी मेनली एक्सप्लेन explain the relationship between relationship
between human and their natural environment. नेचुरल एनवायरमेंट ये कहते हैं बैरोज। और ये सबसे सटीक परिभाषा है इस चीज की कि केवल प्रकृति का भी अध्ययन नहीं और केवल मानव का भी अध्ययन नहीं, दोनों को मिलाकर अध्ययन करते हैं कि मानव प्रकृति को कैसे प्रभावित करेगी और प्रकृति मानव को कैसे प्रभावित करेगी। जैसे प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से फॉर्मेशन हुआ कोई माउंटेन का, कोई पर्वत बना, तो पर्वत तो मानव ने नहीं बनाया, लेकिन वो पर्वत मानव को प्रभावित करता है। जैसे पर्वत के एक तरफ बारिश ज्यादा होती है, एक तरफ बारिश कम होती, तो मानव प्रभावित होगा कि नहीं होगा। पर्वत के एक तरफ वनस्पतियां अलग मिलेंगी, दूसरी तरफ वनस्पतियां अलग मिलेंगी। पर्वत में नीचे की वेजिटेशन अलग है, ऊपर की वेजिटेशन अलग है। तो मानव प्रकृति एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और इन दोनों का अध्ययन ही एक साथ क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये बातें आपकी हो गई। अब हम थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब ये जो वर्ड है सब ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया और वास्तव में ये शब्द आया कहाँ से? तो ये एक ग्रीक एक स्कॉलर हैं, इनका नाम है इराटोस्थनीज। क्या नाम है इनका? इराटोस्थनीज। प्लीज आप लिखेंगे नहीं, अब आप लिखेंगे नहीं, इराटोस्थनीज। जब मैं बोल दूंगा तो आप लिख लेना, ठीक है? इराटोस्थनीज। और इराटोस्थनीज जो है ना, इराटोस्थनीज स्थनीज है ना, इन्होंने एक वर्ड पहली बार दिया और ये वर्ड दिया ज्योग्राफी। कौन सा वर्ड दिया इन्होंने? ज्योग्राफी। भूगोल नहीं कहा, ज्योग्राफी वर्ड दिया। भूगोल तो हमने बनाया है हिंदी में, हिंदी में हमने कन्वर्ट किया है भूगोल। भू मतलब धरती, गोल मतलब गोल, जो गोल गोल है यही क्या है, हमारी भूगोल है ना। तो ये हमने बनाया। बाकी एक ग्रीक वर्ड है, ये ध्यान रखना, ज्योग्राफी है ना, ये कैसा, वो कौन सा वर्ड है? ग्रीक। ये ग्रीक, ग्रीक किसको बोलते हैं? यूनान, है ना। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है। और ग्रीक वर्ड है ना, ये यूनानी शब्द है और ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। एक तो इसमें शब्द आता है, इसको बोलते हैं जियो। कौन सा वर्ड है? जियो। एक तो जियो है और एक दूसरा इसमें है, इसका नाम है ग्राफोस। एक जियो है और एक कौन सा है? ग्राफोस। एक है ग्राफोस, ग्राफोस है, ग्राफोस है। देखो, जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी या अर्थ होता है, पृथ्वी या अर्थ होता है, पृथ्वी या अर्थ है। जबकि अगर ग्राफोस का मतलब कहेगा तो इसका मतलब होता है वर्णन या डिस्क्रिप्शन, वर्णन या डिस्क्रिप्शन, वर्णन या डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। तो देखो, पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन यही क्या है? ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन ही क्या है? ज्योग्राफी। कौन सी भाषा? पहली बार शब्द का प्रयोग, पहली बार प्रयोग कौन करता है? एराटोस्थनीज। तो पहली बार ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग एराटोस्थनीज ने किया। यही कारण है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? एराटोस्थनीज। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई बात? आया होगा समझ में। तो ज्योग्राफी शब्द यूनानी विद्वान है जिनका नाम है एराटोस्थनीज। बोला करो, कौन नाम है? एराटोस्थनीज। और इन्होंने एक शब्द दिया, कौन सा? ज्योग्राफी। और ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी। और ग्रीस वर्ड है, इसमें दो वर्ड कौन है? जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन। ठीक है ना? तो आप ऐसे ही लिखो, है ना। ऐसे ही लिखो।
लिखा सबने? एज इट लिख लिया, ऐसे कैसा? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक नाम आता है और एक विद्वान आते हैं, इनका नाम है हिकेटियस। क्या नाम आता है? हिकेटियस। अच्छा एक चीज बताओ, मेरी पढ़ाने की दो अप्रोच हो सकती हैं। मेरी पढ़ाने की कितनी अप्रोच हो सकती है? दो। क्या क्या अप्रोच हो सकती हैं? तीन हो सकती है ना, तीन अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच मेरी ये हो सकती है कि मैं क्लास में बहुत स्ट्रिक्टली आऊं वैसे, और चुपचाप लिखवा रहा हूं लिखवा रहा हूं लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, और आप भी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं और डरे हुए हैं आप, ठीक है ना। तो एक तो अप्रोच ही हो गई। दूसरा, मैं आपको हंसाता रहूं हंसाता रहूं हंसाता रहूं हंसाता रहूं, केवल हंसा के चला जाऊं, बस पढ़ा के नहीं जाऊं, है ना। ये दूसरी अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच ये हो सकती है कि जहां आवश्यकता पड़े वहां मैं आपके साथ स्ट्रिक्ट रहूं, और जहां आवश्यकता पड़े तो मैं आपको खूब सारा हंसा भी दूं। बात समझे कि नहीं समझे? बताओ, तीन अप्रोच है कि नहीं है? हो गई ना। एक अप्रोच कौन सी है? बहुत स्ट्रिक्टली मैं व्यवहार कर रहा हूं। एक बहुत लिबरल हूं, और एक थोड़ा स्ट्रिक्ट और थोड़ा लिबरल। इसी प्रकार से हाँ, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं। किसने बोला मध्यम मार्ग? चैन पाएगा भाई, है ना। आगे मध्यम मार्ग अपनाओगे, आगे जीवन भर सुखी रहोगे। समझ में आई बात? आ गई समझ में बात? अभी नहीं समझोगे, लंबे समय के बाद समझोगे, है ना। अभी आप बच्चे हो, है ना। मध्यम मार्ग तो सीख ही लेना है जीवन में, ना। कुछ भी सीखो नहीं सीखो, मध्यम मार्ग तो सीख लो। और मैं तो कह रहा हूँ मध्यम से भी नीचे रहो थोड़े बहुत, है ना। उछल कूद नहीं करनी ज़्यादा लाइफ में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो, ज्योग्राफी की भी कुछ अप्रोच है पढ़ने के। और ज्योग्राफी की अप्रोच क्या है? तो उनमें एक अप्रोच होती है प्रादेशिक। एक कौन सी होती है? प्रादेशिक। कहाँ बतिया रही है लाडो? क्या हो गया बता? पानी चाहिए? चाय मंगवा दें? नहीं? बातें नहीं, प्लीज बातें नहीं, मेरी बात सुन लो भाई। अब 4 महीने तुम्हें मेरी बात सुननी है बस केवल, ठीक है ना। मतलब मेरे साथ साथ बाकी टीचर भी। तो अब हम टीचर्स की सुननी है। 4 महीने आपको बोलना नहीं, मानो कि आपका दुनिया में कोई अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है ना। आपको कहाँ से ये आइटम पकड़ लाए यार ऑनलाइन में? रहने दो यार, मत मारो, डिलीट कर दो भाई, ऐसे कमेंट मत करो। हार्मोन्स पर पूर्णतः कंट्रोल रखना है ना, हार्मोन्स पर नियंत्रण रखना है, अभी कुछ नहीं बोलना है। तो ज्योग्राफी की अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच होती है जिसको बोलते हैं रीजनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच होती है? देखो, अप्रोच कह दो, उसको आप उपागम कह दो, उसको आप पद्धति कह दो, उसको आप सिस्टम कह दो, कई अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अप्रोच कहो, सिस्टम कहो, पद्धति कहो, उपागम कहो, है ना। ये कई शब्द हैं अलग अलग। तो दो अप्रोच या उपागम हो सकते हैं विशेष रूप से। एक उपागम होता है, एक अप्रोच होती है, और इस अप्रोच को हम बोलते हैं रीजनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच होती है? और ज्योग्राफी में रीजनल अप्रोच कहती है कि आप किसी एक प्रदेश को उठाइए। जैसे एक प्रदेश का मतलब एक विशेष क्षेत्र लो आप। जैसे आपने एक क्षेत्र लिया और ये क्षेत्र ले लिया, मान लो कि राजस्थान, और एक क्षेत्र लेकर के उस राजस्थान में किस प्रकार के पर्वत हैं, वहाँ पर कैसी मिट्टी है, वहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर किस प्रकार की भूगर्भिक संरचना है, ठीक है, वहाँ पर किस प्रकार के जो मानव अधिवास है, ह्यूमन सेटलमेंट है, वो कैसे मिलते हैं, वो सारी की सारी जानकारियों की आप स्टडी जब करो तो ऐसी अप्रोच को कहते हैं कौन सी? रीजनल। मतलब आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, रीजन। रीजन मतलब कोई क्षेत्र। तो कोई क्षेत्र, एक कोई आपने क्षेत्र चुना और उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी जानकारियां आप ले सकते हैं उन तमाम जानकारियों को आपने पढ़ा। तो ऐसी अप्रोच को आप कौन सी अप्रोच कहते हैं? उसको बोलते हैं रीजनल। कौन सी बोलते हैं? रीजनल या प्रादेशिक पद्धति बोलते हैं। एक दूसरी अप्रोच डेवलप हुई, और बेटा उस दूसरी अप्रोच का नाम था सिस्टेमैटिक। कौन सी अप्रोच है? सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक अप्रोच, या फिर इसको हम अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध पद्धति। कौन सी पद्धति है? क्रमबद्ध पद्धति। और ध्यान रखना कि क्रमबद्ध पद्धति जो है इसके अंतर्गत क्या है?
कि कोई एक फैक्टर लिया जाता है, एक फैक्टर लिया जाता है, एक कारक लिया जाता है, एक चर लिया जाता है, एक वेरिएबल लिया जाता है, और हमने एक फैक्टर लिया और वो लिया नवीन। नींद क्यों ले रहे? मुंह धो के चल खड़ा हो। तो एक अप्रोच हमने ली और वो कौन सी? सिस्टमेटिक। और हमने एक कारक लिया, जैसे एक कारक लिया वलित पर्वत। क्या कारक लिया? बोला करो, क्या कारक है? वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। और वलित पर्वत दुनिया में जहां जहां पर भी है, विश्व के सारे वलित पर्वतों का अध्ययन किया। हमने लिया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दुनिया में जहां जहां पर भी घास के मैदान है। उबासी मतलब यार मुझे भी उबासी आती है, अब ये ले रहा है, प्लीज उबासी मत लो, है ना, मैं सो जाऊंगा यहीं पर चुपचाप। तो हमने फिर घास का मैदान लिया और हमने एक कारक लेकर के और पूरी पृथ्वी के ऊपर उसकी क्या करी? हमने स्टडी करी। जैसे हमने लिया लावा पठार, तो अब पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लावा पठार हैं, उन दुनिया के सभी लावा पठारों का हमने क्या किया? अध्ययन किया। अब हम एक चीज का अध्ययन पूरी पृथ्वी के संदर्भ में कर रहे हैं, जबकि रीजनल में हम क्या करते हैं? एक क्षेत्र में जो कुछ मिलता है वो सब कुछ पढ़ते हैं। तो भूगोल के अंदर सबसे पहले जो क्रमबद्ध पद्धति है या क्रमबद्ध उपागम है या सिस्टमेटिक अप्रोच है, इसको लाने वाले जो विद्वान थे, इनका नाम था हिकेटियस। कौन सा नाम था इनका? हिकेटियस। इसलिए हिकेटियस को कहा जाता है द फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। क्रमबद्ध भूगोल के पिता के रूप में किसको जानते हैं? हिकेटियस। आई बात समझ में? और सामान्य तौर पर जो है हिकेटियस को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में भी परिभाषित कई बार किया जाता है। तो 3 पिता हैं, ऐसा हालांकि होता नहीं है कभी भी कि किसी के 3 पिता हो, लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग क्या किया? डेवलपमेंट किया, अलग अलग आधार प्रदान किया विषय को, है ना। तो अब आप लिखो, एक लाइन लिखो आप। लिखो, इसमें लिखो हिकेटियस द्वारा, हिकेटियस द्वारा भूगोल में व्यवस्थित या क्रमबद्ध उपागम का विकास किया गया, अतः इन्हें क्रमबद्ध भूगोल के पिता कहा जाता है। क्रमबद्ध भूगोल के पिता कहा जाता है लिख दो, सिस्टमैटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी was developed by Hicetius. So the father of systematic geography is called called to करना है ना। So the father of systematic geography called to Hicetius। इनको कह देंगे सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के पिता। आपने एक शब्द कभी सुना हो, आपके सुनने में आया हो, कोस्मोस। सुना है कोस्मोस? तो कोस्मोस जो एक बुक है वो किनकी है? हिकेटियस की, है ना।
तो लिख दो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कोस्मोस है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, फेमस बुक, पुस्तक नहीं, कोस्मोस नहीं आएगी भाई, ना कोस्मोस नहीं। प्रसिद्ध पुस्तक कोस्मोस उनकी हम्बोल्ट की है ना। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियोडस, फेमस बुक है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। इसको हल्के मत लेना भाई, इस पर स्टार मार्क कर लेना। जस पीरियोडस, जस पीरियोडस है ना। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग होता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। ऐसे ही लिख दो जैसा मैंने लिखा है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, जस पीरियोडस है, और इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ये होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या कर रहे हैं, इधर दे बेवकूफ, कहाँ लिखा है, दिखा कहाँ लिख रहा है, क्या लिखा है तुमने, क्या कर रहा है, नहीं क्यों नहीं लिख रहा है वो वाला जो मैं लिखवा रहा हूँ। फोन क्यों चला रहा है फिर बैठ के क्लास में। ले दे दो, रख लो इस फोन, कल लेना इसको। लिखो, देखना नहीं उस तरफ, सामने देख, इसको लिख। ले ले, एक साथ ले ले। सबने लिख लिया ये वाला। अब आप लिखो अगला पॉइंट, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, नोट करके लिखो, लिखो लिखो लिखो। एवी हम्बोल्ट को, एवी का मतलब क्या हो गया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, एवी हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। एवी हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है जिन्होंने आधुनिक भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, जिन्होंने आधुनिक भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, आधुनिक भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, प्रदान किया। लिख दो, द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इज कॉल्ड टू, द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी is called to A.V. Humboldt, who provided the scientific base,
बेस टू मॉडर्न ज्योग्राफी। है ना। और इनकी एक बुक है और उस बुक का नाम है कौन सा बताया, कोस्मोस, है ना। तो लिख दो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, हम्बोल्ट की प्रसिद्ध पुस्तक, हम्बोल्ट की कोस्मोस, कोस्मोस। बताओ सबने लिखा? चलिए बहुत बढ़िया। ये चैप्टर हो गया ना तुम्हारा। अब अगला चैप्टर बताओ, दूसरा टॉपिक कौन सा? अगला कौन सा था? ब्रह्मांड, है ना। ब्रह्मांड था ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास। किसका फोन आ रहा है? वही कर रहा होगा बगल वाला। किसका? दीदी का फोन है। ले, क्लास में नहीं चलाना है फोन, है ना। तुम समझो यार, बड़ा मेहनत लगती है, समझ रहे हो बात को। पसीने देख रहे हो कितने पसीने आ रहे मेरे। वो सुनी है, वो फिल्म देखी है कि तुमने, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश, है ना, है कि नहीं। तो इस एक एक बूंद पसीने की कीमत तुम क्या जानो, क्या कहूँ, विद्यार्थी हो, है ना। तुम्हें नहीं पता इस चीज का। चलो दूसरा नया चैप्टर नए पेज से लिखो। ये कुछ सामान्य बातें थी ज्योग्राफी के बारे में जो हमने पढ़ी है ना, ये परिचय था एक तरीके का, ठीक है ना। अब हम नए चैप्टर पर आते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसका विकास। नहीं, चैप्टर का नाम क्या लिखवाया था मुझे दिखाओ ना एक बार। ब्रह्मांड और सौरमंडल। अच्छा, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लिखो ब्रह्मांड, नए पेज से लिखना ना, नए पेज से लिखना है इसको, ठीक है। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। दिखाना ही क्या, हरिओम का कमेंट दिखाना पीछे क्या है। हाँ रुक 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 रुक, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ सर, आपको श्रेय प्रपोज की जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे प्रपोज करने का क्या फायदा है? बताओ, शादीशुदा आदमी हूँ मैं वैसे, है भाई। मेरे घर वाले का एक्सेस दे दो एक इस पर, है ना। कौन क्या क्या प्रपोज करता है वो अपने आप देख लेगी। सोलर रेडी, अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे सोलर रेडिएशन। देखो भाई ध्यान दो प्लीज इस पर। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉस्मोलॉजी, है ना। तो आप एक काम करो, ब्रह्मांड विज्ञान, हेडिंग लिखो ब्रह्मांड विज्ञान। कॉस्मोलॉजी, हेडिंग लिखो ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान लिखा। लिखा ब्रह्मांड विज्ञान, लिखो डैश करके लिखो।
खगोल विज्ञान की एक शाखा है एस्ट्रोनॉमी की। खगोल विज्ञान की एक शाखा है, खगोल विज्ञान की एक शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन, और विकास के अध्ययन से संबंधित है, विकास से संबंधित है। देखो, खगोल विज्ञान में सब कुछ पढ़ा जाता है ना, सब कुछ पढ़ा जाता है, सारे संसार के बारे में जो कुछ अस्तित्वमान है सब कुछ पढ़ा जाएगा। लेकिन खगोल विज्ञान में केवल क्या पढ़ा जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और लगातार उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ये किस में केवल पढ़ा जाएगा? ये खगोल विज्ञान के अंदर, या कॉस्मोल, इंग्लिश में, इंग्लिश में लिख लो, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सॉरी एस्ट्रोनॉमी करना है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी कंसर्न्ड विद द, अंग्रेजी वाले लिख दो, विद द स्टडीज ऑफ origin of the origin and evolution of universe, evolution of universe। ये अंग्रेजी वाले बच्चे लिख दो, है ना, ये लिख दो। लिखा सबने? चलिए आगे लिखें। अब लिखो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ऐसे लिखो ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यूनिवर्स, इसको डिफाइन करते हैं पृथ्वी, वायुमंडल, पृथ्वी, वायुमंडल और उसके बाहर का वह संपूर्ण भाग, और उसके बाहर का वह संपूर्ण भाग, वह संपूर्ण भाग जहां विभिन्न दृश्य एवं अदृश्य, जहां विभिन्न दृश्य एवं अदृश्य खगोलीय पिंड विद्यमान है, दृश्य एवं अदृश्य खगोलीय पिंड विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान है। ठीक है। द अर्थ, द एटमोस्फेयर एंड एंटायर एरिया, अंग्रेजी वाले द अर्थ, द एटमोस्फेयर, एटमोस्फियर, एटमोस्फियर एंड
entire area outside it, area outside it, where various visible and non visible, visible and invisible कर दो, celestial bodies exist, is called universe, भाई ये बहुत भारी लोचा है, इंग्लिश हिंदी है ना। हो गया सबका, सबने लिखा भाई, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। बाकी फिर अपने पढ़ेंगे, अब कल पढ़ लेते हैं ना, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। यस सर, आगे लिखो, चलो लिखो आगे, लिखो आगे लिखो। ये तो कहना ही नहीं ज़्यादा हो गया ना, ये बात नहीं बोलनी है। जब मैं कहूँ कि ज़्यादा हो गया, लिख के दे दो, लिख के कुछ है तो। क्या हो गया? पंखा? अच्छा पंखा नहीं चल रहा भाई, पंखा देखो यार, गर्मी में मार दिए बेचारे। तुम ये मान के चला करो ट्रेनिंग चल रही है ना, समझ में आई बात? ट्रेनिंग हो रही है, तुम फौज में ऐसी ट्रेनिंग होती है ना, ऐसी तो होती है ट्रेनिंग, और क्या होती है? गर्मी वर्मी में ऐसे ही कहीं कहीं पर कूदाते हैं, पानी में कूदाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं, नीचे उतारते हैं, है ना। लिखो, एक लाइन और लिख दो, फिर उसके बाद कल पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, ब्रह्मांड के अंतर्गत खगोलीय पिंडों के अलावा अगला पॉइंट लिख दो, ब्रह्मांड के अंतर्गत अपार्ट फ्रॉम द सेलेस्टियल बॉडीज, ब्रह्मांड के अंतर्गत खगोलीय पिंडों के अलावा, खगोलीय पिंडों के अलावा अंतरिक्ष समय ऊर्जा के अलावा, अंतरिक्ष, भाई अंतरिक्ष भी तो किस में आ गया? ब्रह्मांड में। समय भी तो किस में आ गया? ब्रह्मांड में। ऊर्जा भी तो किस में आ गई? ब्रह्मांड में। ऊर्जा व अदृश्य पदार्थ समाहित हैं, वे अदृश्य पदार्थ समाहित हैं, अदृश्य पदार्थ समाहित हैं। अदृश्य पदार्थ समाहित है। अपार्ट फ्रॉम द celestial bodies, the universe also include space, time, energy and invisible materials। बात को समझे कुछ एक? ये क्या समझे कि ब्रह्मांड, अरे भाई ब्रह्मांड हो गया ना, इसका मतलब सब कुछ आ गया। समय की उत्पत्ति कब हुई? जब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ तब समय आया। ये पूरी ऊर्जा, भाई मैं जो बोल रहा हूं, आप जो लिख रहे हैं, गाड़ियां जो चल रही हैं, ये ऊर्जा ही तो है। और ये ऊर्जा की उत्पत्ति कब हो गई थी?
जब कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। समझ में आई बात? ये सारी ऊर्जा, सारा समय, पूरा अंतरिक्ष, जितने भी खगोलीय पिंड, अदृश्य पदार्थ जो हम नहीं दिखता है, वो तमाम चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ब्रह्मांड में आती है। मतलब ब्रह्मांड का मतलब हो गया सब कुछ ही ब्रह्मांड है। ठीक है ना? आप ब्रह्मांड को परिभाषित कर ही नहीं सकते, ठीक है? और ना ब्रह्मांड की कोई सीमा है। तो ये ध्यान रखना। कल पढ़ेंगे अपने अंतरिक्ष या स्पेस क्या होता है, स्पेस के कितने प्रकार होते हैं, और फिर पढ़ेंगे कल स्पेस पढ़ेंगे, और फिर कल एक थ्योरी पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ने के बाद में फिर पढ़ेंगे, और लड़के पीछे इसको बोले, सोरे बोल, क्या क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, तुम दोनों येलो, नहीं तुम्हारे से काफी आगे, येलो टी शर्ट वाला। हाँ 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 हाँ, क्या बात कर रहे दोनों तुम लोग? हैं? नहीं, बातें नहीं करनी क्लास में। चलो बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, है ना? कुछ तो समझ में आई होगी, है ना? थोड़ी बहुत तो रिवीजन कर लेना है ना? कभी रिवीजन नहीं करो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको, 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थोड़ी पढ़ाया है, थोड़ा सा पढ़ाया है बस आपको, ठीक है? बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू। मैं उधर आ रहा हूँ, उस तरफ।